मोमीन की पत्नी ने अभी अभी 6 दिन पहले ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया होता है। मोमीन अपनी पत्नी के पास जाता है, उस बच्चे को उठाता है और फिर पत्नी से पूछता है कि सच सच बताना, तुझे खुदा की कसम है, ये बच्चा तूने मेरे बाप के साथ मुंह काला करके पैदा किया है ना? फिर वह उस कमरे में मौजूद अपने पिता का गिरेबान पकड़ता है और एक के बाद एक तकरीबन 10 थप्पड़ लगाता है। उसका पिता रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, यह गलत बात है। फिर मोमीन अपनी पत्नी का भी गिरेबान पकड़ता है और उसको भी मारता पीटता है। और अगले 2 दिन बाद मोमीन अपने पिता के लाइसेंसी पिस्टल से पहले तो अपने पिता पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसकी वजह से उसका पिता मौके पर ही मर जाता है। और फिर वह अपनी पत्नी की भी सर में 2 गोली मारता है। उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। आनन फानन में उसकी पत्नी को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसकी पत्नी भी दम तोड़ देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा यदुवंशी और मैं आपको आज एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस घटना ने आज पूरे देश प्रदेश में हाहाकार मचा रखी है। इस घटना ने बाप बेटे, एक बहू और ससुर के रिश्ते को भी शर्मसार कर रखा है। दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा तहसील के कलंदरगढ़ी नाम के गांव की। कलंदरगढ़ी में रियाजुद्दीन होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल की होती है। वह काफ़ी अच्छे घर से होते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी वह काम करते हैं। और उनकी पत्नी होती है किश्वर, जिनकी उम्र 46 साल की होती है। उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और एक बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम मोमीन होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल की होती है। छोटे बेटे का नाम रेहान होता है, उसकी उम्र 19 साल की होती है। और सबसे छोटी बेटी अर्शी, जिसकी उम्र 16 साल की होती है। मोमीन पास के ही गांव सुदेशपुर में अपने एक क्लिनिक चलाता है और बेटा रेहान नोएडा में रहकर पढ़ाई करता होता है और छोटी बेटी अर्शी घर पर ही रहकर पढ़ाई करती होती है। रियाजुद्दीन अपने बड़े बेटे मोमीन की शादी पास के गांव बोहरा के खलील की बेटी सना से तय कर देते हैं। मोमीन इस रिश्ते से बड़ा ही खुश था, उसे यह रिश्ता पसंद था, सना भी पसंद थी उसे। फिर 16 फरवरी 2025 को बड़े ही धूमधाम से सना और मोमीन की शादी की जाती है। शादी बड़े ही अच्छे से की जाती है, जैसे हमारे भारत में की जाती है। आतिशबाजियां, मिठाई, ढोल नगाड़े, हर तरीके से अच्छी शादी की जाती है। शादी के बाद सना और मोमीन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों घूमते हैं, हनीमून के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन शादी के 7 महीने बाद सितंबर के महीने में किश्वर एक बार अपने पति रियाजुद्दीन और अपने बेटे की बहू सना को हाथ में हाथ डाले हंसी ठिठोली करते हुए देखती हैं। तो किश्वर को यह बात अजीब लगती है, बुरा भी लगता है। तो वह अपने पति से कहती हैं कि आपका यानी एक ससुर का अपने बेटे की बहू के साथ यूं हाथ पकड़कर हंसी ठिठोली करना बिल्कुल गलत बात है, यह बिल्कुल जायज नहीं है। फिर यह बात किश्वर अपने बेटे मोमीन को भी बताती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी अपने ससुर के साथ यूं हंसी ठिठोली कर रही थी और हाथ में हाथ पकड़ी थी। अभी समय है, अभी रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि देरी हो जाए और यह बात आगे बढ़ जाए। तो मोमीन इस बात से गुस्सा हो जाता है। वह सना के पास जाता है, लड़ता झगड़ता है और फिर सना को लेकर उसके मायके छोड़ आता है। कुछ दिन तक सना मायके में ही रहती है, लेकिन जब ज्यादा दिन गुजर जाते हैं तो सना के मायके वाले सना को लेकर कलंदरगढ़ी आ जाते हैं। घर में बैठते हैं, वार्तालाप होती है, पंचायत होती है। और सना के मायके वाले कहते हैं कि केवल एक बहू का ससुर के साथ हंसी ठिठोली करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में ये एक नॉर्मल सी बात है, भूल जाइए और इस बात को जाने दीजिए। ठीक है, बात नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। लेकिन अगले ही महीने अक्टूबर में किश्वर अपने पति रियाजुद्दीन और सना को आपत्तिजनक हालत में देख लेती हैं। ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, ऐसा लोग बताते हैं।
तो फिर यह बात तो बहुत बड़ी हो जाती है। किश्वर एकदम से हंगामा काट देती है पूरे घर में। किश्वर अपने पति से कहती है कि अगर तुम्हें सना के साथ रहना है तो फिर मुझे तलाक दे दो और कहीं और जाके रहो, इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। और किश्वर यह बात मोमीन को भी बताती है। मोमीन का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सना के पास जाता है और कहता है कि अगर तुझे मेरा बाप ज्यादा अच्छा लगता है, अगर तुझे मेरे बाप के साथ ही रहना है तो मुझे तलाक दे दे और मेरे बाप के साथ रह जाके। फिर मोमीन अपने बाप से भी लड़ता है कि जाओ सना को ले जाओ और कहीं और रहो जाके। तो फिर रियाजुद्दीन इस बात पे कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, फालतू का शक कर रहे हो तुम। और ये फिर मेरा घर है, मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है, खून पसीने की कमाई लगी है मेरी इसमें, मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें यह बात बुरी लग रही है या फिर तुम्हें शक है तो तुम अपनी बीबी को लेकर कहीं और चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा इस घर से। फिर मोमीन इस बात पर पंचायत बुलाता है। गांव में पंचायत होती है, सब दोनों अपना पक्ष रखते हैं। फिर पंचायत एक फैसला करती है कि मोमीन अपनी पत्नी सना को लेकर कहीं और रहेगा, मतलब मां बाप से दूर रहेगा। पंचायत का फैसला सबको मान्य होता है, सब इस बात को मान लेते हैं। मोमीन और सना एक दूसरा घर किराए पे लेते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद किश्वर को एक बात पता लगती है कि रियाजुद्दीन ने चोरी छुपे कुछ कपड़े और कुछ जरूरती सामान अपने बेटे की बहू यानी सना को दिए हैं। किश्वर इस बात पर गुस्सा होती है और फिर पूछती है अपने पति से कि तुम्हें सना को कपड़े खरीदकर और सामान खरीदकर देने की क्या जरूरत थी। तो रियाजुद्दीन कहता है कि वो मेरे बेटे की बहू है, यानी मेरी बेटी की तरह है और वो मेरी भी जिम्मेदारी है। एक ससुर की भी जिम्मेदारी बनती है अपने बेटे की बहू की तरफ। अगर मैंने कुछ उसे खरीद के दिया है, कुछ जरूरी सामान दिया है, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या हर्ज है। तो ये बात फिर किश्वर को सही लगती है, ज्यादा इस पे हंगामा नहीं होता है, बात दब जाती है। फिर अगले महीने लगभग नवंबर में सना और मोमीन एक शादी फंक्शन में जाते हैं। तो मोमीन क्या देखता है कि सना ने नए कपड़े पहन रखे हैं, कुछ गहने पहन रखे हैं। तो मोमीन एकदम से चौंकता है और पूछता है कि ये कपड़े कहां से आए और ये गहने कहां से आए। तो फिर सना कहती है कि ये मुझे पापा जी ने दिए हैं, यानी मेरे ससुर ने दिए हैं। तो मोमीन इस बात पर भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है और सना से कहता है कि पापा को तुम्हें कपड़े खरीदकर और सामान खरीदकर देने की क्या जरूरत थी और तुमने क्यों लिए। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा होता है। सना कहती है कि एक ससुर अगर अपनी बहू को कुछ देता है तो इसमें क्या बुराई है, क्या हर्ज है, कोई गलत बात तो है नहीं, मैं भी उनकी बेटी की तरह हूं, मैं भी उनकी एक जिम्मेदारी हूं। तो ये बात थोड़ी ठंडी हो जाती है। लेकिन मोमीन को इस बात पर यही से शक हो जाता है और यह बात उसके दिमाग में घर कर जाती है, क्योंकि वह रोज सुबह अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है और देर शाम वापस आता है। तो उसे फिर इस बात का डर लगने लगता है। तो वह क्या करता है, सना के मोबाइल का जो एक्सेस होता है अपने लैपटॉप में ले लेता है, ताकि वह रियाजुद्दीन और सना पर नजर रख सके कि अगर दोनों के बीच कोई फोन पर बात होती है, चैट होती है, उस पर नजर रख सके। और ऐसा ही होता है। मोमिन ने ऐसा बताया है कि रियाजुद्दीन और सना एक दूसरे से अश्लील चैट किया करते थे, अश्लील वीडियो कॉल भी किया करते थे और वॉइस नोट भेजा करते थे एक दूसरे को। तो मोमिन उस समय तो कुछ नहीं कहता है, ये बात चलती रहती है धीरे धीरे। और मोमिन को पता लगता है कि सना प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। और धीरे धीरे इस बात को 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर आता है मई 2026 का महीना। 9 मई के दिन सना को प्रसव पीड़ा होती है। इस वजह से मोमिन सना को लेकर अस्पताल लेकर जाता है और वहां पर सना एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। सब लोग बहुत खुश थे, पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन मोमिन खुश नहीं था। मोमिन बिल्कुल खुश नहीं था कि मोमिन को यह पता था या उससे यह शक था कि यह बेटा मेरा नहीं है, क्योंकि उसने ये आंकड़ा लगाया कि मई का महीना चल रहा है और मेरे बाप और सना के बीच जो रिश्ता बना था, रिश्ता शुरू हुआ था, वो सितंबर में हुआ था, लगभग आज से 9 महीने पहले। तो उसने सोचा कि अगर किसी भी औरत को एक बच्चे को जन्म देने में 9 महीने चाहिए होते हैं, और जब रिश्ता शुरू हुआ था इनका तब से 9 महीने हो गए। फिर 6 दिन बाद सना की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है।
सना अपने बेटे के साथ घर आती है। पूरा मोहल्ला खुश, पूरा गली मोहल्ले में मिठाइयां बंटती हैं, आतिशबाजियां होती हैं, बेटे का जन्म हुआ है। सब लोग खुश होते हैं जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है। लेकिन मोमीन के दिमाग में तो वही चल रहा था, शक। फिर ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं कि 24 मई के दिन मोमीन ने अपने पति रियाजुद्दीन और अपनी पत्नी सना को एक साथ कुछ गलत हरकत करते हुए देख लिया, जैसा मतलब एक ससुर को और बहू को नहीं करना चाहिए। इस बात पर मोमीन भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने वाली बात भी है। तो वह पहले तो सना के मायके वालों को फोन करता है और उन्हें बुला लेता है कि आ जाओ। फिर गांव के जो पंचायत, जो सरपंच होते हैं, उनको भी बुलाता है, यानी घर में ही पंचायत होती है। और फिर गुस्से में मोमीन अपनी पत्नी के पास जाता है और बच्चे को उठाता है और कहता है कि सच सच बताना, तुझे खुदा की कसम है, ये बच्चा तूने मेरे बाप के साथ मुंह काला करके पैदा किया है ना? सना मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रियाजुद्दीन भी मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा आरोप तुम मुझ पर क्यों लगा रहे हो? फिर गुस्से में मोमीन अपने बाप का गिरबान पकड़ता है और एक के बाद एक 10 थप्पड़ रियाजुद्दीन के लगाता है। क्योंकि गांव के लोग बैठे होते हैं और मोमीन के ससुराल वाले भी बैठे होते हैं, तो उस पर शर्म करके रियाजुद्दीन रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। क्योंकि रियाजुद्दीन भी एक जमींदार आदमी था, उसके पास भी अच्छा खासा रुतबा था, पैसा था, और वह गुस्सा भी हो जाता है इस बात पर। और वो वही कहता है रियाजुद्दीन अपने बेटे से कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? पंचायत खत्म होती है। फिर आता है 26 मई का दिन। मोमीन को अपने बाप की लाइसेंसी पिस्टल कहीं से मिल जाती है। वो ढूंढता है, शायद ढूंढता है तो मिल जाती है। फिर वह उस पिस्टल से पहले तो अपने बाप के ऊपर यानी रियाजुद्दीन के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। रियाजुद्दीन घायल होकर वहीं गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर वह पिस्टल लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है, सना के पास, और उसके सर में 2 गोली मारता है। सना बुरी तरह से घायल हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। आनन फानन में घर के लोग सना को उठाते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाती है, अस्पताल जाते जाते सना की भी मौत हो जाती है। फिर मोमीन खुद से 112 नंबर पर कॉल लगाता है, पुलिस को बुलाता है और सारी घटना की जानकारी खुद ही देता है और खुद ही कह देता है कि हाँ, मैंने अपने बाप को और अपनी पत्नी को मार दिया। ससुराल वालों को भी बता देता है कि मैंने तुम्हारी लड़की मार दी। फिर ससुराल वाले भी रोते बिलखते आ जाते हैं। सना के पिता खलील मोमीन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा देते हैं और पुलिस बीएनएस की धारा 103 के तहत मोमीन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन इस बीच एक बात और निकल कर आई। जब रियाजुद्दीन की मौत हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जब उसको सुपर्दे खाक किया जाता है, उसका छोटा बेटा रेहान नोएडा से वापस नहीं आता है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। धुआं यूं ही नहीं उठ रहा था, कहीं तो आग लगी थी। बाकी इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है, इसमें किसकी गलती थी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।